हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइंड एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है मैथमेटिक्स का। कल डे 1 था जिसमें हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे तरीके से कवर करा था। और आज हम लोग उसके अगले चैप्टर जो कि हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर होगा, जिसमें अक्सर एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो चैप्टर को आज अच्छे से कवर करने वाले हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है मैंने फिर से लिया हुआ है, तो आप इसको कंटिन्यू वॉच करोगे टिल एंड तक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल होगा वो ये है, सर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो देखो, अगर यहाँ पे आप हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बहुत ही आसान तरीके से करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। एंड अंडरस्टैंड करके सबसे पहले फिगर में उसको कन्वर्ट कर लेना है, फिगर बना लेना है। तो फिगर बनाते हैं इसका। सबसे पहले यहां पे क्या बोला गया, सर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। सो वी हैव अ लाइट हाउस, और लाइट हाउस अगर आप बनाओगे तो बेसिकली यहां पे आप एक लाइट हाउस बना लो। ये मैंने एक लाइट हाउस बना लिया, ठीक है। ये हमारा लाइट हाउस है। जनरली आपको पता है समुद्र के किनारे ये लाइट हाउस बना रहता है, तो ये हमारा लाइट हाउस हो गया। तो वी हैव सपोज ए बी द लाइट हाउस। ओके, नाउ इसके बाद यहां पे क्या बोला जा रहा है, लाइट हाउस के टॉप से सर सेम साइड ऑफ दी लाइट हाउस पे दो शिप्स जा रहे हैं, उन पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है 45 एंड 30 डिग्री का। तो अगर मैं मान लूं कि ये लाइट हाउस है, तो इसके सेम साइड पे दो शिप्स है। तो लेट से मान लेते हैं यहां पे एक शिप्स है और एक शिप यहां पे है। ये दो शिप्स है, इनके पोजीशन को आप मेंशन कर लोगे सी और डी। नाउ इसके बाद क्या करना है, सर टॉप ऑफ द लाइट हाउस से दोनों शिप्स पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म रहा है सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ना एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है सर, जब हम लोग अपने आई लेवल से नीचे के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अपने आई लेवल से नीचे के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और किनके बीच में बनता है सर, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है, ठीक है। तो अगर आप यहां से ये पहले वाले शिप को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट होगा। और ये लाइन ऑफ साइट और ये जो ऑब्जर्वर यहां पे बैठा हुआ है जो इस शिप को वॉच कर रहा है, ये इसके आई लेवल हो गया, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। एंड यहां पे इसी अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो सर इसी पॉइंट से यहां पे दूसरे शिप को ऑब्जर्व किया जा रहा है। और जब इसको ऑब्जर्व किया जाता है तो यहां पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है दैट इज 45 डिग्री। तो अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा, जो कि कितने का बनता है इस बार ही सर, ये बनता है हमारा 45 डिग्री का, ठीक है ना। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, यानी दोनों शिप्स 200 मीटर के फासले पे है। दोनों शिप्स 200 मीटर के फासले पे है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है सर 200 मीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट सर, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ये जो हमारा लाइट हाउस है इसका ऊंचाई क्या होगा, हाइट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो यहां पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम सर हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर। ये मैंने मान लिया। ना यहाँ पे सॉल्यूशन बिगिन करेंगे और सॉल्यूशन किस तरीके से बिलिंग करेंगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे सबसे पहले कि लाइट हाउस के हाइट को क्या मान लेंगे, h। तो लेट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर, ओके। देन उसके बाद क्या करेंगे सर, सिंस लाइट हाउस परपेंडिकुलर होगा, वर्टिकल होगा ग्राउंड लेवल के साथ, ओके। नाउ यहां पे अगर 90 डिग्री बन रहा है तो आपको ऑब्जर्व करना है सर, आपको फाइंड क्या करना है, ये h फाइंड करना है। तो करेंगे कैसे, आप ध्यान से देखो सर, यहां पे आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है वो हमारा ABC है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को यूज कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है सर कि ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है और ये जो हमारा आई लेवल था जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा था दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और अगर ये पैरेलल है तो ये 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा सर 30 डिग्री, ओके। एंड ये अगर 45 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहां पे भी कितने का फॉर्मेशन हो जाएगा, 45 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। आप नोट करो यहां पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं इस वाले साइड लेंथ को x एज्यूम कर लेता हूं
तो यहाँ पे ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस पे आप 45 के रिस्पेक्ट में 45 के रिस्पेक्ट में कौन सा टी रेशियो यूज करना बेहतर होगा? तो आप बोलोगे सर 45 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है एंड बेस एक्स माना हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं tan यूज कर दूं तो ये दोनों साइड में रिलेशन निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेंगे ए बी सी, वी हैव सेलेक्टेड द ट्रायंगल। ना इसके बाद आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे 45 के रिस्पेक्ट में tan यूज कर दूं तो tan ऑफ 45 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज h अपॉन x। ना यहां से आप बताओ tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, h अपॉन x। तो यहां से आप एक काम करो, x को उधर लेके जाओगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, h मीटर। x यहां से हमने क्या करा, इवेल्युएट कर लिया, जो कि h के ही इक्वल है। ओके, नाउ इसके बाद क्या करेंगे, अनदर ट्रायंगल वी हैव, एंड वो ट्रायंगल जो हमारे पास है वो कौन सा ट्रायंगल है सर, ए बी और डी। ये जो आपके पास दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में चले जाएंगे और उस वाले ट्रायंगल पे जा करके अगर ऑब्जर्व करो तो जो एक्यूट एंगल गिवन है वो 30 डिग्री गिवन है। हाँ सर, तो ये 30 के रिस्पेक्ट में अगेन आप क्या करो, tan यूज कर दो। क्यों सर, 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वी नीड टू कैलकुलेट। हाँ सर, एंड बेस अगर देखोगे तो बेस के अलॉन्ग ये वैल्यू गिवन है एंड दिस वी हैव कैलकुलेटेड राइट ओनली। ठीक है, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दूसरे ट्रायंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगेन चले जाएंगे सर इन ट्रायंगल ए बी और डी में। ना इस वाले ट्रायंगल में अगेन यूज कर देंगे tan 30। तो tan 30 विल बी इक्वल टू 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन, सर बेस क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा सर ये एडजेसेंट साइड दैट इज x प्लस 200। ये क्या आ जाएगा, x प्लस 200। ना आप क्या करोगे सर, tan 30 का वैल्यू पुट कर दोगे, जो कि क्या होता है 1/√3 विल बी इक्वल टू h अपॉन x प्लस 200। तो अब यहां से आप एक काम करो सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 200 विल बी इक्वल टू h√3 दैट इज √3h। ना आप सोच करके बताओ सर, यहां पे हमें वैल्यू जो कैलकुलेट करना है वो क्या पूछा गया है, h पूछा गया है। x से कोई मतलब नहीं सर, x से कोई मतलब नहीं है। तो आप एक काम करो ना सर, x का वैल्यू हमने h निकाला हुआ है और h ही हमें इवेलुएट करना है। तो इस वाले रिजल्ट में मैं x के जगह पर क्या पुट कर दूंगा, h पुट कर दूंगा, सो दैट ये पूरा इक्वेशन h में आ जाए। हाँ सर, तो अगर h में आ जाएगा और h ही इवेलुएट करना है तो आ तो गया आंसर, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। सो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 1 रिजल्ट नंबर 1 को यूज करूंगा और वहां से x का वैल्यू जो मैंने निकाला था h, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो h प्लस 200 विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स h। ना यहां पे आप h को उस साइड लेके चले जाओ, तो सर अगर आप उस साइड लेके जाओगे तो सर 200 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 टाइम्स h। ये उधर जाएगा माइनस का, तो सर ये प्लस माइनस, ना h अगर दोनों में कॉमन ले लोगे तो बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से अगर h इवेल्युएट करते हो तो ये आ जाएगा 200 अपॉन कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर दोगे, आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है, मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो आप इसको रैशनलाइज कर लो सर, इसके कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1, और आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे यहां से h का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लग रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फर्दर ऊपर कितना है सर, 200, तो 200 बाई 2 कितना हो जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 100। और टाइम्स क्या बच जाएगा, √3 प्लस 1, ये बच जाएगा √3 प्लस 1, और ये मेरा सवाल का जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का अगर वैल्यू यूज करने बोल देता तो आप सब्सटीट्यूट कर देते, जैसे सवालों में अक्सर बोल दिया जाता है यूज √3 इज इक्वल टू, है ना, अपने से वैल्यू दे देगा 1.73 और 1.732, तो जो बोलेगा सवाल में तो आप इसको रख दोगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। तो अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल यहाँ पे बोला जा रहा है, सर अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप which is 10 meter above water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of hill as 30 degree. So find the distance of the hill from the ship and the height of the hill. Okay. So यहाँ पे देखो सवाल काफी लंबा चौड़ा है, मेरे को इतना समझ में आया कि आप एक लाइन बाय लाइन क्या करो ना, है ना, फिगर में कन्वर्ट करते चले जाओ तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, ठीक है, यानी कि शिप के डेक पे एक आदमी खड़ा है,
जो कि वाटर लेवल से कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर, है ना। तो अगर मैं ये मान लूं सर कि ये मेरा वाटर लेवल है, तो वाटर लेवल से 10 मीटर के ऊंचाई पर, वाटर लेवल से 10 मीटर के ऊंचाई पर यहां पे एक शिप है। शिप बेसिकली, शिप तो वाटर लेवल पे होगा, तो उस शिप के डेक पे, है ना, उस शिप के डेक पे वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोलता है, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल। और इस यहां पे एक हिल है, यहां पे एक हिल है, आप इस तरीके से एक हिल बना लोगे, तो ये मेरा हिल है। अब यहां से जो आदमी है ना, शिप के डेक पे जो आदमी खड़ा है, ये क्या कर रहा है सर, ये ऑब्जर्व कर रहा है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है हिल के टॉप को, ठीक है, ये पहाड़ी के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। और जब ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसकी आंखों पे मिलता है वो कितने का बनता है, 60 डिग्री का। तो आप मेरे को बताओ, जब ये ऑब्जर्व करेगा इस टॉप के हिल को, तो ये लाइन ऑफ साइट होगा जिसके अबाउट वो क्या कर रहा होगा, उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। और ये मेरा क्या आएगा सर, एक सेकेंड, ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाएगा सर, 60 डिग्री का। ये मेरा 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। नाउ इसी तरीके से बताओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल। और उसी पर्टिकुलर पॉइंट से यदि टॉप, सर टॉप को तो ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनता है, लेकिन अगर उसी हिल के बेस को ऑब्जर्व करे, है ना, यहीं से अगर उसी हिल के बेस को ऑब्जर्व करे, तो उस केस में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। ये 30 डिग्री का बनता है। देखो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मेरा क्या हो गया सर, लाइन ऑफ साइट हो गया, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हिल के बॉटम को, हिल के बॉटम को, उसके बेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। सर ये शिप है, ये शिप है, ये हिल है, तो शिप का हिल से दूरी फाइंड करना है। पहला सवाल तो यही पूछा गया। इसके बाद दूसरा बात क्या निकालना है आपको, हाइट ऑफ द हिल। सर हिल का ऊंचाई फाइंड करना है, ये मेरा हिल का ऊंचाई है, जो भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद करता हूं फिगर समझ में आ गया होगा आपको। बेसिकली कुछ गिवन नहीं था, ये वाटर लेवल हो गया, वाटर लेवल पे शिप है, शिप के डेक पे एक आदमी खड़ा है। सर यहाँ पे ये जो आदमी है वो कितने मीटर ऊंचाई पर है, 10 मीटर के ऊंचाई पर है वाटर लेवल से। यहां से क्या करता है, एक हिल के टॉप को ऑब्जर्व करता है, एंगल ऑफ एलिवेशन आंखों पे बनता है 60 डिग्री का। और अगर बॉटम को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। ओके ना, इसके बाद यहाँ पे आपको फिगर बन रखा है, तो बस आपको क्या करना है, जो डिस्टेंसेस पूछा गया है उन डिस्टेंसेस को लेट कर लेना है एज अ वेरिएबल, और इनको इवेलुएट कर लेना है। सो मैंने मान लिया कि हिल से सर ये जो हमारा शिप था, इसका बीच का जो दूरी है वो कितने का है, x मीटर का है। एंड यहाँ पे हाइट मैंने क्या मान लिया, टोटल हाइट मैंने मान लिया h। तो आप यहाँ पे नेमिंग कर लेंगे आप लोग, ABCD फिगर पे नेमिंग कर लेंगे, एंड ये हो जाएगा E। नाउ अब क्या करेंगे, देखो समझो, यहां से ऑब्जर्व करो सर अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा, है ना, ये भी कितना होगा, 10 होगा। हाँ सर, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, अपोजिट साइड लेंथ इक्वल होगा, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये x है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये भी x हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या करना चाहिए, देखो अगर ये 30 है सर तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। दीज टू लाइंस आर पैरेलल एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगेन आपको क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर आप ध्यान से फिगर पे देखो तो आपको दिख रहा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहा है, हाँ सर। और दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, वो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या करना है, यूज कर देना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो वी हैव सेलेक्टेड द फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ABC। मैंने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AB और C, इस वाले ट्रायंगल में चले जाएंगे, और इस वाले ट्रायंगल में जाकर के 30 के रिस्पेक्ट में क्या यूज करना चाहिए, कौन सा टी रेशियो यूज करना चाहिए, आप बोलोगे सर tan, है ना। 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वी हैव नॉन, एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो बेस हमें रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे यूज कर दोगे सर tan ऑफ 30। क्या यूज कर दोगे, tan ऑफ 30। tan ऑफ 30 कितना हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच साइड इज परपेंडिकुलर, 10 मीटर, एंड डिवाइडेड बाय बेस, बेस विल बी x मीटर। ओके ना, आप बताओ मेरे को tan 30 क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3, tan अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x का वैल्यू अगर इवेल्युएट करोगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा सर 10√3 मीटर, एंड ये मेरा x का वैल्यू निकल के आ गया, इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर 1। और यही पूछा गया था आपसे कि सर शिप का हिल से डिस्टेंसेस कितना होगा, ठीक है। आप √3 का वैल्यू भी रख सकते हो, √3 का वैल्यू 1.732 रखोगे तो शिप का हिल से जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा सर 17.32 मीटर। ओके,
तो आप इसको इवेलुएट कर लेना, √3 का वैल्यू 1.732 होता है, अगर उसको रखोगे तो यहाँ से इवेलुएट करके आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद आप देखोगे सर दूसरा बात क्या पूछा गया है, हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे, अनदर ट्रायंगल हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर में दिख रहा होगा ये वाला, तो ये वाला ट्रायंगल उठा लेना है, ठीक है। एंड दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल AED, ये वाला ट्रायंगल उठा लो। इन ट्रायंगल AE और D, इस वाले ट्रायंगल में आप बताओ एक्यूट एंगल कितना है 60। 60 के रिस्पेक्ट में ये साइड लेंथ कितना होगा सर, देखो टोटल हाइट आपने माना हुआ है सर कितना, टोटल हाइट ऑफ द हिल माना हुआ है h, ये हाइट कितना है सर 10, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हाइट कितना हो जाएगा सर, टोटल माइनस ये हाइट, जो कि कितना आ जाएगा सर h माइनस 10, ये क्या हो जाएगा h माइनस 10, ठीक है। तो आप बताओ 60 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कल ही बताया था मैंने, तो 60 के सामने परपेंडिकुलर कितना हो गया h माइनस 10 हो गया, बेस साइड लेंथ कितना है सर x है, तो 60 के सामने परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों साइड लेंथ का आपको रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, कौन सा टी रेशियो यूज करना चाहिए, आप बोलोगे सर या तो tan यूज कर लो या फिर cot यूज कर लो, मैं यूज कर रहा हूं सर tan, तो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं tan 60, ठीक है। तो tan 60 विल बी इक्वल टू व्हाट, tan 60 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा h माइनस 10 अपॉन कितना हो जाएगा बेस, बेस विल बी द x। तो आप बताओ tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इज इक्वल टू h माइनस 10 अपॉन क्या हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहां से आ जाएगा √3x विल बी इक्वल टू h माइनस 10। ना यहां से आप एक काम कर सकते हो सर, x का वैल्यू हमने निकाला हुआ है यहां पे रख दो, x का वैल्यू यहां पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू रखेंगे सर 10 √3, √3 ऑलरेडी है, √3 जब मल्टीप्लाई होगा 10 √3 से, √3 जब 10 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर कितना दे देगा 30, 30 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर h माइनस 10, ना यहाँ से h इवेलुएट कर लो, माइनस 10 इधर आ जाएगा, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, और यही आपका सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि शिप का हिल से डिस्टेंस कितना होगा, जो कि कितना निकल के आ गया 10 √3, या फिर आप बोल सकते हो 17.32 मीटर, और हाइट ऑफ द हिल कितना निकल के आ गया 40 मीटर, ठीक है। चलेंगे आगे सवाल में, चलेंगे अगले सवाल में, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री, so if the tower is 30 मीटर हाई, so find the height of the building, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन जो है इसमें पढ़ करके मेरे को ये समझ में आया कि सर यहाँ पे एक बिल्डिंग है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया, हाँ सर ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। अब एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो मैंने एक बिल्डिंग बना दिया और एक टावर बना दिया, अब किसका ऊंचाई बड़ा है किसका ऊंचाई कम है वो फिगर से ही समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, टावर के फुट से। अगर मैं इसको टावर एज्यूम करता हूं और ये अगर मेरा बिल्डिंग है सर, ये मेरा बिल्डिंग है, तो टावर का फुट ये हुआ और टावर के फुट से क्या किया जा रहा है, बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट होगा जिसके अलोंग क्या करेंगे सर, ये टॉप को ऑब्जर्व कर रहा होगा, और जब ऑब्जर्व करता है तो इसके आंखों पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री का। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ठीक है ओके। नाउ इसके बाद क्या बोलता है सर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब उल्टा बोल रहा है सर, बिल्डिंग के फुट से, है ना, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है 45 डिग्री का। बिल्डिंग का फुट ये रहा, टावर का टॉप ये रहा, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को ऑब्जर्व किया गया, जब ऑब्जर्व किया गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आंखों पे बनता है वो 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है यदि टावर का ऊंचाई कितना है सर 30 मीटर, ये हाइट आपको दे रखा है सर कि टावर जो है वो 30 मीटर ऊंचा है, टावर यदि 30 मीटर ऊंचा है तो सर बिल्डिंग का ऊंचाई कितना होगा, बिल्डिंग का ऊंचाई कितना होगा, ये आपसे सवाल में पूछा हुआ है, समझे, आसान था कि नहीं। तो बस इसी तरीके से आपको फिगर बना लेना है, फिगर बन गया मतलब समझो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर, कोई काम झाम नहीं करना इसमें, ठीक है। चलेंगे फिगर पे नेमिंग बहुत जरूरी है, नेमिंग कर लोगे आप इसको, ओके। आपको ये हाइट कैलकुलेट करके बताना है कि बिल्डिंग का ऊंचाई कितना होगा। फिर से मैं वही करने वाला हूं सर, सबसे पहले तो मैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो आपको इवेलुएट करना है उसको मैं h मान कर चलूंगा, इसको आप h मान लो भाई, और ये जो डिस्टेंस है फुट टावर के फुट से बिल्डिंग के फुट तक का, उस डिस्टेंस को आप क्या मान लोगे सर x मान लोगे।
ना फिगर कंप्लीट हो गया है। आपको अगेन क्या करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करना है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आपको यूज कर देना है सर टैन। जनरली टैन यूज होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो वहां पे आपको टैन ही यूज कर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो फिगर हम सेलेक्ट करेंगे सर ये वाला सेलेक्ट करेंगे। फिगर आपको दिख रहा होगा, ये वाले फिगर में आप बताओ मेरे को एक्यूट एंगल कितने का बन रहा है। आप बोलोगे सर 45 डिग्री, और 45 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना 30, बेस कितना x। ओके, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हाइट कैलकुलेट करना था, मान लेंगे। सो लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग को मैंने h मान लिया। ओके सर, ना कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेंगे सर ए बी और सी। कौन सा, ए बी और सी। और इस वाले ट्रायंगल में 45 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस पता है सर क्या यूज करना चाहिए, tan 45। क्या यूज करना चाहिए, tan 45। तो tan 45 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 30 मीटर एंड बेस कितना हो गया सर x मीटर। ना मुझे बताओ tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 30 अपॉन एक्स। तो यहाँ से आप इवेलुएट कर लो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 मीटर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 मीटर। ओके, तो यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। सर ये क्यों निकाला, अरे भाई ये अगर निकलेगा तभी तो ये निकलेगा, समझ रहे हो। मैंने दोनों ट्रायंगल को कनेक्ट करना चाहा, तो अगर आप देखोगे तो दोनों ट्रायंगल को कनेक्ट करने का एक ही रास्ता है सर, ये कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड से क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे सर दूसरे ट्रायंगल पे। कौन से ट्रायंगल पे, दूसरे ट्रायंगल पे। कौन सा है दूसरा ट्रायंगल, आपको दिख रहा होगा सर ये वाला, है ना। ये जो बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये बड़े से ट्रायंगल पे आपको चले जाना है और वहां पे आपको ऑब्जर्व करना है, जो इस केस में एक्यूट एंगल है वो कितना है सर 30 डिग्री। 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इवेलुएट करना है, बेस x है जो कि अभी आपने इवेलुएट कर लिया। तो अगेन आप चले जाओगे कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी और डी में। कौन से ट्रायंगल, बी सी और डी में। और इस वाले ट्रायंगल में जाकर के अगेन यूज कर दो सर 30 के रिस्पेक्ट में tan। 30 के रिस्पेक्ट में tan, तो tan 30 विल बी इक्वल टू 30 के रिस्पेक्ट में tan, परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो सर, परपेंडिकुलर कितना h, वेरी गुड, और बेस कितना हो गया सर x। ना यहां से आप बताओ मेरे को tan 30 कितना होता है 1/√3 विल बी इक्वल टू h अपॉन x। क्या हो जाएगा, h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 टाइम्स h। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर √3 टाइम्स h। देखो x का वैल्यू आपने इवेलुएट कर रखा है ना, x का वैल्यू आपने इवेलुएट कर रखा है, x का वैल्यू आप डायरेक्टली यहां पे रख दो सर। रखोगे कितना हो जाएगा 30 विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स h। और जब √3 नीचे जाएगा तो तो 30 अपॉन √3 हो जाएगा। और रैशनलाइज करके जब कैंसिल करोगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 10√3। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10√3। और यही आपसे पूछा गया था कि सर इस बिल्डिंग का ऊंचाई कितना होगा। सर आप √3 में ड्रॉप करोगे क्या आंसर, नहीं, पुट कर लो ना, क्या ही दिक्कत है। 1.732 √3 का वैल्यू रखोगे तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकल के आएगा 17.32 मीटर, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। समझ गए, वेरी गुड। चलेंगे अगले सवाल पे, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ोगे सर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन with the base of the tower at an instant are found to be 45 degree and 60 degree if the cars are 100 meter apart and are on the same side of the tower, find the height of the tower। देखो जैसा अभी हमने सिंपल क्वेश्चन करवाया ना, बिल्कुल सेम फॉर्मेट का यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लैंग्वेज कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। आप फिगर अभी देखना, आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सर, है ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक वर्टिकल टावर है और वर्टिकल टावर के टॉप से क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये तो मेरा ग्राउंड लेवल हो गया सर, हाँ, और इस पे आपने क्या करा, एक वर्टिकल टावर अलाइन कर दिया। तो ये मैंने वर्टिकल टावर अलाइन कर दिया। लेट्स से मान लेते हैं ए बी विल डिनोट द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर एंड ये मेरा ग्राउंड लेवल हो गया। ओके, नाउ इसके बाद क्या किया जा रहा है सर, वर्टिकल टावर के टॉप से यहां पे कोई पर्सन खड़ा है और यहां से क्या कर रहा है, ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो जो टावर का फुट है, फुट के ही सेम स्ट्रेट लाइन पे उसी के अलोंग दो कार है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। यानी एक पर्सन यहां पे खड़ा है, एट एन इंस्टेंट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ये क्या करता है, ये रोड से आने वाले दो कार को ऑब्जर्व करता है। तो एट एन इंस्टेंट जब ये ऑब्जर्व करेगा दो कार को, लेट्स से मान लो यहां पे एक कार है सर और यहां पे एक कार है। ठीक है, ये दो कार है और इन दोनों कार को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। जब ये ऑब्जर्व करता है तो इसकी आंखों पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितने कितने का बनता है सर, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो एक की आंखों पे बनता है सर 45 और दूसरे की आंखों पे क्या बनता है सर 60 डिग्री। ठीक है, ये बनता है।
अब यहाँ पे सोचोगे 60 डिग्री किस पे बन रहा है, 45 किस पे बन रहा है, तो आप मेरे को बताओ सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है किसके बाद, किस कहाँ पे बनता है सर, ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है सर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एक एंगल बनेगा, यहां पे ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इस केस में ये बनेगा। तो आप बताओ ये छोटा एंगल है, ये छोटा एंगल है, छोटा एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो ये बनेगा सर 45 डिग्री और ये कितने का बनेगा 60 डिग्री। समझ में आया? इस तरीके से आपको एंगल लेना है, ठीक है, एंगल आपको इस तरीके से लेना है। तो ये 45 का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 60 का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। बताओ ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड लेवल से क्या होगा, पैरेलल। हाँ सर, तो ये 45 तो ये भी कितना 45 और ये 60 अगर टोटल है तो ये भी कितना हो जाएगा 60। समझ में आ गया? ओके, बताओ फिगर रिलेट कर पा रहे होगा आप सिप वाला क्वेश्चन कर रहा था अभी हमने, फिगर आप आराम से रिलेट कर पा रहे होगे, एकदम सेम है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है सर, गाड़ी जो है वो 100 मीटर फासले पे है, दोनों कार्स के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 100 मीटर, ये दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस गिवन है ना। इसके बाद यहां पे बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सर टावर का हाइट का लंबाई क्या होगा, टावर का ऊंचाई क्या होगा, यही आपसे सवाल करा गया, ठीक है। फिगर समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। ओके ना, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, देखो आधा सॉल्यूशन तो फिगर पे ही हो गया, अब सॉल्यूशन करना कैसे है उसको मैं समझा देता हूं, बहुत ही आसान है सर। सबसे पहले तो आप हाइट को एज्यूम कर लोगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर, ठीक है। टावर की ऊंचाई को मैंने h मीटर मान लिया। नाउ अगेन वही काम करना आपको, हर एक क्वेश्चन में वही काम करना आपको, दो राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करना है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आपको यूज कर देना है सर tan। जनरली मैंने बताया tan ही यूज होता है, तो आप tan यूज कर लोगे, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा फिगर के अकॉर्डिंग कि कौन सा टी रेशियो यूज करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आप यूज कर दोगे tan। ओके, नाउ इसके बाद कैसे यूज करेंगे, देखो सबसे पहले आप चले जाओ सर कौन से ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में। आप छोटे वाले ट्रायंगल में जाओगे तो 60 डिग्री आपको एक्यूट एंगल दिख रहा होगा। 60 के रिस्पेक्ट में आप देखो सामने वाला परपेंडिकुलर आपको इवेलुएट करना है। बेस आपको पता नहीं है, आप लेटेस्ट एज्यूम कि जो बेस साइड लेंथ है वो कितना है सर x मीटर का है। तो आप सबसे पहले ट्रायंगल में चले जाओगे, इन ट्रायंगल ए बी और यहाँ पे आप नेमिंग कर लो सी और यहाँ पे आप नेमिंग कर लो क्या सर डी, जो कि दोनों कार के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना। दोनों ही ट्रायंगल में से सबसे पहला ट्रायंगल उठा लो ए बी सी, और इस वाले ट्रायंगल में आपको क्या करना है 60 के रिस्पेक्ट में tan यूज कर देना है। तो tan 60 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर h है, बेस क्या है सर x है, तो h अपॉन x। tan 60 विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h का वैल्यू कितना मिल जाएगा √3x। इसको मान लेंगे रिलेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड अगेन सेलेक्टिंग कौन सा ट्रायंगल सर, ये वाला ए बी और डी, ए बी और डी में चले जाओगे। अगर आप ट्रायंगल ए बी और डी सेलेक्ट करोगे तो वहां पे जो एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने का बन रहा है सर 45 डिग्री, और आप यूज कर दो सर tan 45। tan 45 क्या हो जाएगा सर, अगेन परपेंडिकुलर h हो गया अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा सर ये टोटल लंबाई है ना, बी से डी तक का लंबाई हो जाएगा बेस साइड लेंथ, जो कि कितना हो जाएगा x प्लस 100, ये हो जाएगा x प्लस 100। नाउ आप क्या करोगे सर tan 45 का वैल्यू रख दोगे 1 विल बी इक्वल टू h अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा सर x प्लस 100 विल बी इक्वल टू कितना h। वेरी गुड। ना आप मेरे को बताओ यहाँ पे h का वैल्यू √3x है ना, यहाँ पे रख दो ना, क्या दिक्कत है। ऐसे आप एक काम कर सकते हो, आपको निकालना क्या है, आपको हाइट निकालना है ना, तो जो सवाल में पूछा गया है सीधा उसी को अटैक करो, सीधा उसी को अटैक करो, ठीक है। जैसे मेरे से x पूछा नहीं गया था, x तो मैंने अपने कन्वीनियंट के लिए मान लिया था, है ना, x के बिना h तक कैसे पहुंचोगे, तो x निकालना पड़ गया। ओके, सो आप एक काम करो, h अगर निकालना ही बोल रहा है तो आप सीधा सीधी h पे टारगेट करो, यानी x का वैल्यू यहां से निकाल लो। x का वैल्यू कितना है सर, h अपॉन √3 यहां से आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, h अपॉन √3, और x के प्लेस पे क्या करोगे सर, h अपॉन √3 प्लेस कर देंगे, तो ये प्लस का 100 विल बी इक्वल टू कितना h। तो आप एक काम करो, ये वाला वैल्यू उधर लेके चले जाओ। जब आप उधर लेके जाओगे तो h माइनस ऑफ h बाई √3 ये उधर जाएगा, तो h माइनस ऑफ h बाई √3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर आपका h कॉमन लेकर के 1 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 100। तो आप यहाँ पे एलसीएम लो, शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा 100 √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। देखो एलसीएम लोगे तो √3 माइनस 1 आएगा, नीचे आ जाएगा कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। आप रैशनलाइज कर लो, नीचे 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 1, 2 से कट जाएगा 50 बार में, और 50 से गुना करेंगे तो हाइट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 50 गुना 3 150 और प्लस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 √3, कितना आ जाएगा 50 √3, ठीक है। अब √3 का वैल्यू रख दोगे और √3 का वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं समझेंगे। आगे चलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर टू पोल्स वन ऑन ईच आइदर बैंक ऑफ अ रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ओके, दो पोल है, दो पोल है, एक रिवर है, एक रिवर के दोनों ही साइड पे, दोनों ही किनारे पे दो अलग अलग पोल है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक पोल का ऊंचाई यदि 60 मीटर है और उस पोल के टॉप से, उस पोल के टॉप से क्या किया जा रहा है सर, ऑब्जर्व किया जाता है, किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अदर पोल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाइट ऑफ द अदर पोल। देखो आसान है, सबसे पहले एक काम करो, आप विड्थ ऑफ द रिवर को डिनोट कर लो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, ये मैंने विड्थ को लिया हुआ है, ठीक है ना, ये रिवर का विड्थ हो गया, यानी रिवर का चौड़ाई हो गया। रिवर इसी के अबाउट क्या कर रहा होगा, इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, ये पानी वाला भाग हो गया, आप समझ पाओगे ये वाला, ठीक है ना, ये रिवर हो गया, ये पानी वाला भाग हो गया। तो अब क्या बोल रहा है सवाल में कि सर रिवर के दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे, दोनों अपोजिट किनारे पे, ये रिवर हो गया तो इसके अलोंग लाइन खींच लेंगे, इसके अपोजिट किनारे पे दो पोल है, एक पोल ये हो गया और एक पोल इस तरीके से हो गया, दो पोल है। अब यहां से बोला जा रहा है कि सर उनमें से एक पोल का ऊंचाई 60 मीटर है, एक पोल का ऊंचाई कितना है सर, 60 मीटर है, और उस पोल के टॉप से दूसरे पोल के टॉप और फुट दोनों को क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है ना, दोनों को क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, और दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री का। देखो दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो पोल का ऊंचाई बड़ा होगा वही वो पोल होगा पहला वाला, क्योंकि उसी पोल के टॉप से ऑब्जर्व किया जाता है, और उस केस से, उस पॉइंट से क्या किया जा रहा है सर, दूसरे पोल के टॉप और दूसरे पोल के बॉटम को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उसके आंखों पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब सर पहला वाला पोल जो है वो दूसरे वाले पोल के कंपैरिजन ऊंचा है, तभी तो ऊपर से देखेंगे तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा दोनों केसेस में। हाँ सर समझ में आ गया। तो आप एक काम करोगे, ये मेरा पहला पोल हो गया, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर, तो ये हो गया मेरा 60 मीटर, ठीक है, ये मेरा हो गया 60 मीटर। अब यहां से ऑब्जर्व करता है ना, पहले पोल के टॉप से ऑब्जर्व करता है दूसरे पोल के टॉप और बॉटम दोनों को। तो जब वो टॉप को ऑब्जर्व करता है तो सर ये उसका आई लेवल हो गया, ऑब्जर्वर का आई लेवल दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो बनता है सर कितने का, 30 डिग्री का, ये बनता है 30 डिग्री का। और अगर वहीं से इसके बॉटम को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का। कितने का बनता है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला एंगल बन गया आपका 60 डिग्री का, यहां लिख दे रहा हूं, ये बन गया 60 डिग्री का, ठीक है। ये मेरा बेसिकली फिगर था। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं फिर से समझाता हूँ, रिकैप करता हूँ। ये रिवर हो गया, रिवर का चौड़ाई हो गया, इसके अबाउट पानी बह रहा है, ठीक है, इसके अबाउट क्या हो रहा है, पानी बह रहा है ना। इसके बाद बताओ आप, इसके बाद बोलता है सर कि रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में दो पोल लिया गया है, एक पोल ये, एक पोल दूसरा। अब एक पोल का ऊंचाई 60 मीटर दिया हुआ है, उस पोल के टॉप से दूसरे पोल के टॉप और बॉटम दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस पोल के टॉप से जब इसके टॉप को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, और इसी के टॉप से इसके बॉटम को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का फॉर्म होता है। यही सवाल में पूछा गया था, और आपसे पूछा गया है सर कि रिवर का चौड़ाई क्या होगा, ये रिवर का चौड़ाई क्या होगा, इसको x एज्यूम कर लेंगे, और दूसरे पोल का ऊंचाई क्या होगा, इसको हम लोग h एज्यूम कर लेंगे, और यही दोनों आपको इवेल्युएट करना है। चलिए इवेल्युएट करते हैं, कैसे इवेल्युएट करेंगे देखिए। फिर से आपको वही काम करना है, आपको दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेना है। जल्दी से बताइए यहाँ पे दो ट्रायंगल कौन कौन सा है। देखो आप बोलोगे सर इसको अगर कंस्ट्रक्ट कर दे, इसको ज्वाइन कर दे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर मिल जाएगा ये वाला, क्योंकि ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा 30। और आप बताओ मेरे को सर अगर ये टोटल 60 है तो ये भी तो 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। हाँ सर ये भी 60 हो जाएगा, आसान है। तो आप बताओ एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ऊपर मिल गया, हाँ, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये नहीं मिला, ये, हाँ सर ये मिल गया, दिखा, हाँ सर वेरी गुड। तो आप क्या करना है, दोनों को लेकर के चलना है। तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लो यहाँ पे, लेट द हाइट ऑफ अदर पोल बी h मीटर, ओके। एंड यहां से नेमिंग कर लेते हैं, a हो जाएगा, b हो जाएगा, ये c हो गया, ये d, और यहाँ e। तो आप बताओ bc को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, x, एंड bc के लेंथ को क्या मान लेंगे, x मीटर। नाउ इसके बाद ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेंगे सर, ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, सर ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो, ये वाला, ठीक है। अगर आप ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करते हो तो 60 डिग्री एक्यूट एंगल है। इसके सामने परपेंडिकुलर कितना है सर, नहीं पता, अरे ये तो पता ही नहीं है, अरे पता है यार, देखो ना ये है 60,
देखो ना 60 के सामने ये बड़ा ट्रायंगल आप सेलेक्ट कर ले हो तो 60 के सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 60। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा tan 60। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बी सी और ई। कौन सा बी सी और ई। आप ये वाला ट्रायंगल ले लो और इस वाले ट्रायंगल में आप यूज कर दो tan 60। तो tan 60 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया सर 60 अपॉन कितना हो जाएगा बेस x। tan 60 √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन x। x इधर करोगे x इज इक्वल टू 60 अपॉन √3 जो कि आप रैशनलाइज करके इवैल्यूएट करोगे तो ये आ जाएगा 20 √3। यानी x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 20 √3। ठीक है, आप यहाँ पे √3 का वैल्यू रख दोगे, √3 का वैल्यू निकल के आपका x निकल जाएगा। ऐसे x निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे फाइनली पूछा गया है h। तो आप चले जाओ आप दूसरे वाले ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल सर a, ये हो गया d और e, a d और e, a d और e में चले जाओ और उस वाले ट्रायंगल में आप यूज कर दो सर क्या 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो जो कि tan। तो tan 30 यूज कर दो। आप बताओ tan 30 क्या होता है परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा ये वाला लंबाई, ये वाला लंबाई परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला लंबाई। ठीक है, अब ये कैसे होगा सर देखो टोटल कितना था 60, ये अगर h है तो ये भी कितना हो जाएगा h, तो ये रिमेनिंग कितना बच जाएगा 60 माइनस h। हाँ सर ये 60 माइनस h बच गया। और बेस कितना है ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा बेस x। यानी आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर हो गया हमारा 60 माइनस h और बेस कितना हो गया सर x। tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 विल बी इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन x। यानी अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको मिलेगा x इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लीकेशन 60 माइनस h। आपको निकालना क्या है सर, आपको निकालना है h। तो आप एक काम करो x का वैल्यू जो आपने निकाला हुआ था उसको आप रख दो यहाँ पे। तो x का वैल्यू कितना आया था 20 √3 विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स 60 माइनस h। आप बताओ मेरे को √3 से √3 कटा। हाँ सर, तो आप मेरे को बताओ यहाँ से h अगर इवेल्युएट करोगे माइनस h इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस h और 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40 मीटर, जो कि आप देख पा रहे हो दूसरे पोल का ऊंचाई कितना आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, आपको क्लियरली पहले ही पता था कि दूसरा पोल जो होगा वो पहले पोल से छोटा ही होगा, छोटा हाइट आएगा और उसका हाइट कितना होगा 40 मीटर का होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज का सेशन यहीं तक है और इसको कंटिन्यू करेंगे कल इसको कंटिन्यू करेंगे। इस पे और बेहतर सवाल लेंगे जो पिछले कई सालों में आया हुआ है। ठीक है, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक देखिएगा। थैंक यू, आज यहीं तक।